एक हमारे पास है ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड, एक है मेटा अमाइनो, एक है बेंजोइक एसिड। मैंने कहा था कि वो ऑर्थो वाला फंडा यहाँ नहीं लगता है। वो इसलिए कहा था कि ये खुद लुईस बेस है और ये लोरी ब्राउनस्टेड एसिड है, और लुईस बेस और लोरी ब्राउनस्टेड बेसिस, तो यहाँ बेस भी है और एसिड भी है, इसलिए there is formation of salt, जिससे N का क्या प्लस आर इफेक्ट खत्म हो गया और ये बन गया एक डाईपोलर आयन, सो कॉल्ड ज़्वीट्रायन। अब इस डाईपोलर आयन के कंपैरिजन में अगर देखें तो इसका इफेक्ट माइनस आई है, और यहाँ कोई ग्रुप नहीं है और इसका इफेक्ट प्लस आर है। तो अगर हम देखें तो यहाँ हमें जो NH2 होता है अमूमन उसका प्लस आर हम ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उसका माइनस आई कम होता है, इसलिए एक्सेप्शनली यहाँ बेंजोइक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आता है, अमाइनो सब्स्टिट्यूटेड। उसके बाद मेटा भी उसके बाद आता है। और क्योंकि ऑर्थो पे अब वो NH3 पॉजिटिव है जिसका इफेक्ट माइनस आई है, जबकि पैरा पे उसका इफेक्ट प्लस आर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेटा वाला उससे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। यस और नो? और उसके बाद आया पैरा, दो ऑर्थो। This is exceptionally in case of amino benzoic acid, so called anthranylic acid. So this is the decreasing order of acidic strength. जहाँ तक आपने एसिटाइल ग्रुप की बात की, उस एसिटाइल ग्रुप के अंदर अगर हम देखें तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमूमन स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, पर यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऐसा है, लिखा होगा हमने पिछली
क्लास में भी, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है पर एक लोन पेयर एडिशनल है। और अगर ये पैरा है तो इसका ऑक्सीजन ऐसे होगा, इसलिए यहाँ इस H और इस O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो इस एसिड को वीकर बना देता है कंपैरेटिवली पैरा के। ना के सबसे वीक, मैंने कहा कि भाई उसी के साथ कंपटीशन होगा जिसके परमानेंट इफेक्ट्स सेम हैं। क्लियर हो गया या नहीं? जिससे हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा पैरा सबसे ज़्यादा, क्योंकि COCH3 हैविंग -R इफेक्ट। -R तो ऑर्थो में भी है और वो उन दोनों में बराबर था, पर दैट इज इन्वॉल्व इन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ऑर्थो की एसिडिटी ना के सबसे कम हो गई बल्कि पैरा से कम हो गई। उसी तरह से ये हमारे पास है मेटा और लास्ट में आ जाएगा बेंजोइक। तो अगर हम देखें तो एक्सेप्शनल बिहेवियर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? अमाइनो में है। यहाँ भी है बट हमें समझ आता है कि यहाँ ऐसा क्यों है। दिस इज more acidic than this, which is more acidic than this. Clear हो गया? So after doing all this, we are into nature of reaction. So we are taking into consideration, the first is aromatic. It's not electrophilic substitution, but it is aromatic electrophilic substitution. अब ये हम जनरल ऑर्गेनिक में भी कर चुके हैं कि क्या फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं और ये होती क्या है, जिसमें हमने ये कहा था कि भाई ये बेंजीन है और इस बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन है, इट्स बेटर कि उसकी सब्स्टिट्यूशन हो पाए, क्योंकि एडिशन रिएक्शन से बेंजीन की एरोमेटिसिटी ख़त्म हो रही है। इसलिए कि बेंजीन, पहले जनरल की बात आ रही थी, अब हम डायरेक्टली उसकी सारी रिएक्शंस को ले रहे हैं। इसलिए कि बेंजीन एक लुईस बेस है, तो उसको अटैक करने वाला कोई लुईस एसिड होगा, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल होगा। और एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन होगी। किसकी होगी? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसलिए नाम है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रोफाइल कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है उस हाइड्रोजन को, और वो हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमारा ऑब्जेक्टिव इन बातों पर होगा जो सामने हो रही हैं। तो पहला काम क्या होगा इस कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, कौन है? तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। कैसे बनेगा हम उसको देखेंगे कि वो कैसे बनेगा। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन के लिए ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे
जो इसके रेट को बढ़ाएंगे और ऐसे कौन से होंगे जो इसके रेट को घटाएंगे। क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, सो हमें कहना चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर रिंग के ऊपर होता है, दैट विल मेक द रिंग रिच and hence will increase the rate of electrophilic attack and hence the rate of aromatic electrophilic substitution. Yes or no? दूसरी बात, कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा वो रिंग को डेफिशिएंट बनाएगा, और रिंग को डेफिशिएंट बनाएगा तो फिर इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पढ़ दिया हमने, ऑर्थो पैरा पोजीशंस को रिच बनाएंगे, इसलिए दे विल बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पढ़ लिया हमने। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप विल मेक ऑर्थो पैरा डेफिशिएंट। यस और नो? तो जब वो ऑर्थो पैरा को डेफिशिएंट बनाएंगे, so they will be directing the electrophile towards a rich position, and that is meta position. So will be called meta directing groups. अब ये बात हुई किसकी? मोनो सब्स्टिट्यूशन की। ये जो सामने बात हो रही है मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि ऑलरेडी एक तो हुई कि बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन की हाइड्रोजन की, जैसे अभी हुई है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूशन। कोई भी ग्रुप नहीं था उसके ऊपर, कि था कोई? सो दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो आप लिख रहे हो कि एक ग्रुप ऑलरेडी है वहां, कौन है? या तो रिलीजिंग है या इसका मतलब दूसरे ने आना है। तो हम जो बात कर रहे हैं, ये जो हम कह रहे हैं कि ऑर्थो पैरा पे जाएगा, ये कौन सा ग्रुप जाएगा? जो दूसरा आने वाला होगा। यस और नो? डाई सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया? अब दो सब्स्टिट्यूशन हो गई। बात नंबर 3, बात नंबर 3 मतलब कि अभी तक जो आपने पढ़ा कि लेट अस से यहां OH था जिसका इफेक्ट +R था। मैं सारे फैक्टर्स बता रहा हूं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और वहां कोई इलेक्ट्रोफाइल आ गया अटैक करने। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा वो बात हम करेंगे अभी, पर बात करते हैं कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आ गया NO2 पॉजिटिव, और इस इलेक्ट्रोफाइल को वो OH ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे भेजेगा, और उसने भेज दिया। मेटा कोई प्रोडक्ट बना नहीं। मैकेनिज्म क्या है उसकी तरफ हम आ रहे हैं। तो ऑर्थो भी बन गया और पैरा भी बन गया। जब ऐसा कभी कहीं होगा तो उस मिक्सचर को
सेपरेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज होती हैं। जैसे आपने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग में कि पैरा नाइट्रोफिनोल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रा होती है। इंट्रा में जहां एसोसिएशन नहीं होती, एक ही मॉलिक्यूल होता है, इंटर में बहुत एसोसिएशन होती है, इसलिए इंटर की वजह से पैरा नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। यस और नो? जिस वजह से हम उन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। टेक्निक थी स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो वेपराइज हो गया और कंडेंस होके हमने दूसरी साइड इकट्ठा कर दिया। तो ये तो हो गया कि इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। अब अगली बात क्या हुई कि भाई इस पैरा नाइट्रोफिनोल के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आया। क्या करने आया? ट्राई सब्स्टिट्यूशन करने। दो तो हो चुकी ऑलरेडी। ट्राई सब्स्टिट्यूशन करने आया और लेटेस्ट से मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन ही है। Am I right? इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब चोर है वो, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए उसका ध्यान कहां जाए? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स की तरफ या रिलीजिंग ग्रुप्स की तरफ। तो इस रूल को कहते हैं वोरलैंडर रूल। अब इस वोरलैंडर रूल ने क्या कहा कि भाई OH ग्रुप है जिसका प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई है, क्विक रिलीजिंग ग्रुप है। NO2 ग्रुप है जिसका माइनस आर ग्रेटर देन माइनस आई है। तो एक ग्रुप रिलीजिंग है और एक ग्रुप विथड्रॉइंग है। इसलिए जो NO2 पॉजिटिव है, जो एक इलेक्ट्रोफाइल है, भाई वो उसकी सुने जो रिंग को रिच कर रहा है। तो वोरलैंडर ने कहा कि अगर ऐसा होता है, द ट्राई सब्स्टिट्यूशन, द थर्ड सब्स्टिट्यूशन will occur according to the releasing group, not according to the withdrawing group. इसका मतलब हुआ नाइट्रोनियम का सहारा OH बना, ना कि NO2 बना। NO2 की शक्ल देखकर उसको बुरा लग रहा है क्योंकि वो एक विथड्रॉइंग ग्रुप है। इसलिए OH ने उस NO2 को कहा तो मेरी पैरा पोजीशन पर आ जा, पर उसने कहा नहीं सर, पैरा पे तो ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, चलिए तो तू मेरी ऑर्थो पोजीशन पर आ जा। और फिर आपके पास यहां आ गया नाइट्रो ग्रुप। यस और नो? सो दिस इज ट्राई सब्स्टिट्यूशन एंड इज वोरलैंडर रूल कि भाई क्या होना चाहिए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल कम अकॉर्डिंग टू द रिलीजिंग ग्रुप। आप ये ना समझें कि ये नाइट्रो की मेटा पोजीशन है इसलिए वहां आया है, जी नहीं, ये OH की ऑर्थो पोजीशन है इसलिए आया यहां। समझ में आ गई बात? अब हम असली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एंटर कर रहे हैं। सामने ध्यान देना है, मैं कुछ मैकेनिज्म बनाऊंगा, बाकी मैकेनिज्म आपने बना के लाने हैं। पहला एज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में देखें तो कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन क्या कर रहा है, लेटस। तो नाइट्रेशन का मतलब हुआ कि आपको बोल दिया कि आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करें। मैकेनिज्म एक बार करने होते हैं,
उसके बाद रिएक्शन देख के हमें पता लग जाता है कि इसका प्रोडक्ट क्या होना है। सो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और बोला कि भाई प्रोडक्ट क्या होगा बताएं। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए स्टेप वाइज हमारे पास तरीका है। फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जब भी ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस आते हैं तो दे मैक्सिमम क्वेश्चंस दे आर मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस। The first step is, who is electrophile? So it is generation of electrophile. Generation of electrophile. मैंने कहा था कि जब दो एसिड का मिक्सचर हो तो वीक एसिड को बेस होना होता है। कहानी सुनाई थी कि NaOH आ रहा था और HNO3 और H2SO4 मॉलिंग कर रहे थे। जैसे ही NaOH ने उन दोनों धुरंधर को देखा, बेचारा साइड से दौड़ के चला गया। और जो कमजोर आदमी होता है उसको बकवास करने का ज्यादा आदत होती है। और उसने सल्फ्यूरिक एसिड को बोल दिया, देखो महाराज हमारे से एक एसिड डरता है। उसने कहा मुंह बंद, मैं चाहूं तो तेरा हाल भी वैसा ही हो सकता है। सो H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 ने कहा, हाँ सर मुझे पता है आप तो एसिड हैं, मैं तो बेस हूं सर। हाँ वही समझा रहा था कि तू भी उसी कैटेगरी में है। का मतलब हुआ इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन नाइट्रेशन, HNO3 act as Arrhenius base, H2SO4 as Arrhenius acid or Lowry-Bronsted acid. Yes or no? जिससे क्या होगा कि भाई वाटर बन गया, NO2 पॉजिटिव बन गया, जो एक इलेक्ट्रोफाइल है और किसी रिच जगह को ढूंढ रहा है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये HSO4 बार बार आता रहेगा। इसलिए आप आज ही इसको निपटा लें, ये कह के कि भाई ये HSO4 नेगेटिव एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, इसलिए वीक कॉन्जुगेट बेस है। का मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये बूढ़ा हो चुका है, कहता मुझसे नहीं होगा अब अटैक, मेरा H पॉजिटिव वापस दो। का मतलब कहीं ये अगर बनेगा भी तो इससे मत घबराइएगा, क्योंकि ये अटैक नहीं कर सकता। पूरी ऑर्गेनिक के लिए आज ही बता दिया। तो अब वो वाटर है जिसके ऊपर लोन पेयर है, वो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल तो हमारे पास यहां एक ही है और वो है NO2। सो जनरेट कर दिया हमने इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने गया। एक रिएक्शन का मैकेनिज्म करोगे, 100 रिएक्शन के मैकेनिज्म सामने घूमना शुरू हो जाएंगे और आंसर दबा आएंगे। अब वो जो इलेक्ट्रोफाइल बना उसने अटैक करना है। अटैक ऑफ
इलेक्ट्रोफाइल। जी, क्योंकि रिंग बेंजीन जो है वो लुईस बेस है, यहां हाइड्रोजन्स हैं, एडिशन हो नहीं सकती। और ये इलेक्ट्रोफाइल मांगते मांगते यहां पहुंच गया। इसके पहुंचने से पहले क्या माहौल था कि ये पाई बॉन्ड घूम रहे हैं, डी लोकलाइजेशन है, पर दिख नहीं रही है। am I right? That's why क्या प्रूफ है कि बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होता होगा? ये प्रूफ है कि बेंजीन में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? और जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है कोई 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग के आसपास। सुन लिया? वहां डबल बॉन्ड भी है और वो डबल बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉन्ग के आसपास। पर पाया गया कि बेंजीन में बॉन्ड लेंथ ना तो सिंगल की है ना डबल की है, बट दिस इज इन बिटवीन single and double, that is less than single and greater than double, and is 1.39, and all bonds are of equal length, जहां से कैकुल को पता लगा कि भाई हाँ इसके अंदर अब जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आया तो उस रिंग के अंदर हलचल हो गई, भाई कोई गरीब आदमी इसकी तो हेल्प करो। कौन सा इफेक्ट हुआ? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हुआ। वो SNO2 पॉजिटिव के आने से वहां ऐसा माहौल हो गया कि देखो कोई बाहर से आया है यार, बेइज्जती तो मत करो, दे दो इसको बेचारे को। अब ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो उधर को शिफ्ट हो जहां मर्जी को शिफ्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्या हुआ कि वहां ऐसा हो गया, यहां जो है नेगेटिव चार्ज आ गया, नहीं आया, जिसको देखकर NO2 का मन बहुत लालायित हो गया और उसने उसको अटैक भी कर दिया। सुन लिया? पर बेंजीन की तो सारी कार्बन्स इक्विवेलेंट है, एक जैसी है, प्लेनर है। दर्द होता है तो सबको होता है, खुशी मिलती है तो सबको खुशी मिलती है। इस टाइम माहौल गम का है। बोले घाटा हुआ? नहीं 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 अड़िए, ये घाटा मुझे दे दे। अगली कार्बन ने ऐसा कहा और डेफिशिएंसी अपने ऊपर ले ली। A great feeling which human being can never have. जब वो डेफिशिएंसी उस तक पहुंची तो उसने भी अपनी ग्रेटनेस दिखाते हुए कहा नहीं 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 प्लीज, ये डेफिशिएंसी तो मुझे दे दे, क्योंकि हमने पढ़ा था जिएंगे साथ साथ मरेंगे साथ साथ। आज मरने के दिन है तो अकेले क्यों मरने दें, हम भी साथ साथ हैं। डेफिशिएंसी यहां पहुंच गई। आगे की कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। उसने कहा अगर मैं इस कार्बन को sp2 में कर पाऊं तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। और जब ऐसा हुआ
तो सब प्लेनर हो गए और हमें दिखा कि NO2 ने उस H पॉजिटिव को बाहर फेंक दिया। और वो वहां थर्ड स्टेप, जिसने कैटालिस्ट का काम किया वो था H2SO4। ना वो वहां होता, ना नाइट्रिक एसिड को इतने गिरना पड़ता कि वो बेस हो गया। पर उसने भी, ऐसा नहीं है कि बिचौले ने क्या काम किया कि भाई दूसरे के लिए रिश्ता ढूंढने गया था, फिर खुद ही पसंद आ गई, बोले कोई बात नहीं मैं ही कर लेता। ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का काम है कि भाई काम करे और साइड में हो जाए। इसलिए हमने कह दिया कि HSO4 इज नॉन न्यूक्लियोफाइल, शादीशुदा है, वो दूसरे के लिए ढूंढ रहा, रिश्ता अपनी हो गई। आयुष बार बार बोल रहा है, मानस की तरफ देख रहा है, यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ये बात तो ठीक है, बिचौला है तो बिचौले की तरह रहे, लाड़ी का भाई बन। So third step is the regeneration of catalyst, जो फिर से यूज होगा, बार बार यूज होगा। So this is all the steps which are involved in aromatic electrophilic substitution, which you can see here. अब आप अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट करोगे तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हुए ध्यान रखना है कि अगर वो चंट बनता है तो आप भी चंट बनिए। अगर वो बेंजीन को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है तो आप भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करें। दिख तो रहा है आपको पाई बॉन्ड तो शिफ्ट हो गए, क्योंकि अगर आप वैसा ही लिख के आ जाओगे और ऊपर NO2 आ जाएगा तो उसको पता लग जाएगा इसको कख नहीं आता। और अगर आपको लगता है कि आप मास्टर से भी ज्यादा चंट हैं तो फिर चंटपंथी दिखाएं और मास्टर को बोलें आप ढूंढो जरा पाई बॉन्ड कहां है, आप ढूंढो, मुझे पता है कि वहां रेजोनेंस है कि नहीं है। इसलिए हम जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम बीच में रिंग लिख देते हैं, छोटे होते हैं तो पाई बॉन्ड की पोजीशन बना देते हैं। सो एक मैकेनिज्म बनाया, पर इस मैकेनिज्म के थ्रू सारे क्वेश्चंस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कम से कम सिर्फ 100 रिएक्शंस हैं और वो सारी एक ही बेसिस होगा बस। कंप्लीट द रिएक्शन। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें सब आता है, तू आगे चल, पर मैं थोड़ा सा उन लोगों के बारे में सोचता हूं जिनको नहीं आता है। हमने उधर पढ़ दिया था कि फेरिक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सारे के सारे जो है लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए इस रिएक्शन में ये कैटालिस्ट की तरह यूज होते हैं। तो हमने वही पहला स्टेप किया। सब रिएक्शन में अगर सिर्फ और सिर्फ देखा जाएगा तो पहला स्टेप डिफरेंट होगा, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। व्हेन दिस इज देयर तो उसने बना दिया FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, बस बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल ने
अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल हियर इज क्लोरोनियम आयन। जब अटैक किया तो मोनो सब्स्टिट्यूशन थी, रेजोनेंस हो गया और जो हाइड्रोजन बाहर निकला था, या एक अलग स्टेप कर देते हैं, क्लोरोबेंजीन बन गया और बाहर निकल गया H पॉजिटिव। ये ऐसे नहीं बना क्लोरोबेंजीन, पिछला पूरी स्लाइड में हमने देखा है कि कैसे बना। फिर थर्ड स्टेप आया, H पॉजिटिव प्लस FeCl4 नेगेटिव, generation of catalyst, that is you will be getting HCl plus the catalyst will be regenerated. So this is how you will be doing. उसमें हमने इतने स्टेप्स किए, इसमें हमने रिड्यूस कर दिया क्योंकि हमें पता है यहां क्या क्या हुआ होगा। Complete the reaction. अब यहां जब आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना है, this reaction is Friedel-Crafts alkylation. Here catalyst is AlCl3 and this Friedel-Crafts alkylation, this AlCl3 is Lewis acid, will be forming AlCl4 negative. We did the carbocation that the stability order is tertiary, secondary, primary. तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर कहीं प्राइमरी बना है तो अगर वो रीअरेंज होके सेकेंडरी या टर्शरी बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, उसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। ऐसा एरो लगा होगा और उस रीअरेंजमेंट करते हुए आपने ध्यान देना है कि ये लिखना जरूरी होगा कि वो रीअरेंजमेंट किस वजह से हो रहा है। अगर
ये हाइड्रोजन उस पर शिफ्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट। अगर ये उधर नेगेटिव उधर चला गया तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन जाएगा और वो प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब हुआ ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन की तरह होती है। SN1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर बाई स्टेप। स्टेप 2 होते हैं पर एट अ टाइम एक होता है। इसलिए जहां भी कहीं यहां कार्बोकैटायन या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल अपने आप को रीअरेंज कर सकता है तो करे, क्योंकि अटैक उसने अगले स्टेप में करना है। तो जब उसने अटैक किया, बार बार से हम वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने वाले। हाँ, जिसने अटैक किया उसको जरूर बनाने वाले हैं। जब अटैक किया तो हमारे पास ऐसा आ गया, देख ले हो कि कहाँ जैसे आया है पाई बॉन्ड। हमें रेजोनेंस निकालना आता भी है कि नहीं आता है, और बाहर निकल गया H पॉजिटिव। जिसने थर्ड स्टेप में कैटालिस्ट को रीजनरेट कर दिया और आपका जो प्रोडक्ट आपको दिखा वो अलग दिखा उससे जैसा कि आप देखना चाह रहे थे, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन and is commonly called cumene. Is commonly called cumene. इसलिए ये हो गई दूसरी कैटेगरी, जिसमें आपको मैकेनिज्म करके लाना है इस रिएक्शन का। पूरे स्टेप्स लिखिए जब तक आपको पूरा नहीं आया है, शॉर्टकट तब मारिए जब आपको आ गया है। बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद नियोपेंटाइल क्लोराइड, what will be the product of this reaction? मैंने तरीका आपको बता दिया कि आपने क्या क्या करना है। फिफ्थ की तरफ आ जाएं। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ, अब हम मैकेनिज्म भी नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं करने वाले, बस हमारे दिमाग में वो बातें बैठ चुकी हैं कि हमने क्या करना है। फेरिक क्लोराइड सॉलिड है। अगर यहां लिमिटेड Cl2 लिखा है तो आपने क्लोरोबेंजीन बना दिया, बट वो कहेगा कि नहीं,
क्लोरीन एक्सेस में, एक्सेस में होने का मतलब हुआ कि क्लोरोबेंजीन बन गया, फिर क्लोरीन, कैटालिस्ट रीजनरेट हो गया, फिर से Cl पॉजिटिव बना, फिर अटैक किया, फिर बना, फिर अटैक किया, फिर बना, फिर अटैक किया, फिर बना, और बन गया हेक्साक्लोरोबेंजीन। बन गया हेक्साक्लोरोबेंजीन। This is hexachlorobenzene. और सारी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गई। यस सर नो? इसका मतलब कितने क्लोरीन लगे होंगे? क्योंकि बाहर निकल गए 6HCl। ठीक हो गया जी। चलिए नेक्स्ट। बोला गया कि भाई कंप्लीट द रिएक्शन, करिए रिएक्शन को कंप्लीट। बेंजीन प्लस CH3COCl in presence of AlCl3, what will be the product? सेम वही, पर इस बार इसको हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहेंगे, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रोफाइल एसाइल है। जो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, AlCl3 बना, इसलिए अब हम कोई भी मैकेनिज्म नहीं करने वाले, हमें पता है सब कुछ क्या हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल आया और कहीं भी अटैक कर गया और रीजनरेट हो गया, कैटलिस्ट बन गया एसीटोफिनोन, बन गया एसीटोफिनोन। आपको बोला गया कि आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करें। ये बेंजीन है, ये फॉस्जीन है, बन गया AlCl3 सॉलिड जो है वो कैटलिस्ट है। तो क्या बना? और अगर वही डाइक्लोरो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कॉमनली फॉस्जीन जिसको हम कहते हैं, हाईली पॉइजनस,
वही रिएक्शन है, पर सिर्फ बेंजीन के नीचे एक्सेस लिखा हुआ है। से क्या होगा, क्या बनेगा? ये बिल्कुल उसी की तरह हुआ जैसे आपने क्लोरीन एक्सेस लिया था। अगर हम पहली रिएक्शन की बात करें, AlCl3 और Cl नेगेटिव के साथ AlCl4 नेगेटिव बन गया। मैं बना रहा हूं और आपने घर से इनके मैकेनिज्म बनाने हैं, बना के ले आने हैं। और बन गया बेंजोइल क्लोराइड प्लस HCl, कैटालिस्ट रीजनरेट हो गया। वो कहता है कि ये एक्सेस में, इसका मतलब पहली बेंजीन से आप यहां पहुंचे होंगे, पर कहता बेंजीन एक्सेस में। और कैटालिस्ट रीजनरेट हो गया। कैटालिस्ट कभी लिमिट में नहीं होता, वो यूज होता है और रीजनरेट हो जाता है। कैटालिस्ट रीजनरेट किया तो कैटालिस्ट को इसके सेकंड स्टेप में ये थोड़ी मिला, ये मिला, और उस AlCl3 ने इसका Cl उड़ा दिया तो फिर से इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इलेक्ट्रोफाइल बना तो उस बेंजीन ने उसको अपनी ऑर्थो पैरा पोजीशन, तो है नहीं उसकी कुछ भी, अब अकेली बेंजीन की कौन सी पोजीशन हुई, और उसने बेंजीन के ऊपर अटैक किया। कैटालिस्ट रीजनरेट हो गया और बन गया बेंजोफिनॉन। तो एक्सेस बेंजीन होने का ये एडिशनल स्टेप बना। नेक्स्ट कहा गया कि आप इसको कंप्लीट करें। करना होगा तो साथ साथ में जो काम दिया जाएगा अगली क्लास में ले आइएगा, प्रॉब्लम होगी, डिस्कस की जाएगी। अभी तक आप दो मॉलिक्यूल ले रहे थे, दैट वाज इंटर मॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, उसी ने Cl नेगेटिव के साथ मिलकर AlCl4 बना दिया और वहां बना दिया इलेक्ट्रोफाइल। जिस इलेक्ट्रोफाइल ने इसके ऊपर अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद अपने आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया और अपने ऊपर ही अटैक कर दिया, क्योंकि रिंग तो रिच है। इसके प्लस आई इफेक्ट से और प्लस HC से और रिच हुई है, एक्टिवेटेड है। इलेक्ट्रोफाइल बनाया, यहां पॉजिटिव आया, उसने अपने ऊपर ही अटैक कर दिया। इंट्रा मॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एरोमेटिक है तो दूसरी एलिसाइक्लिक है। तो हम एक प्रोसेस करते हैं जिसमें हम कैटालिस्ट यूज करते हैं और एलिसाइक्लिक की डिहाइड्रोजनेशन कर देते हैं ताकि वो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाए। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्मिंग टू कन्वर्ट एलिसाइक्लिक इनटू aromatic।